नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं बसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इसके दूसरे मॉड्यूल में हम लोग पहुंच चुके हैं। दूसरे मॉड्यूल का जो शीर्षक है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इट्स मैकेनिज्म, मैग्नीट्यूड एंड इफेक्ट्स, एग्रेरियन कंडीशन। और ये दूसरे वीक का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर का जो टाइटल है द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बंगाल एंड द बैटल ऑफ प्लासी एंड इट्स इम्पैक्ट। पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने 18th सेंचुरी इंडियन इकोनॉमी एंड द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में चर्चा की है। इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेजी शासन सत्ता की स्थापना भारत में होती है। विशेष तौर से राजनीतिक परिदृश्य में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसमें यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक और आर्थिक नीतियां हैं उन्होंने भारत में एक अलग किस्म की अर्थव्यवस्था का उद्भव किया, जो अर्थव्यवस्था विशुद्ध रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के लिए और दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को एक शोषण की ओर ढकेलने में कारगर सिद्ध होती है। तो इसी में जो हमारा पहला व्याख्यान है इस दूसरे मॉड्यूल का, इसमें मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसका टाइटल है बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बंगाल एंड द बैटल ऑफ प्लासी एंड इट्स इम्पैक्ट। और इस परिप्रेक्ष्य में हम एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस पूरे बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही यह देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रियां तो स्थापित कर रही है, लेकिन कैसे वो बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में सफल होती है और उस राजनीतिक सत्ता के माध्यम से भरपूर व्यापारिक लाभ उठाते हुए उसने अपने आप को एक शासन करने वाली शक्ति के रूप में भारत में स्थापित किया। तो इस विषय को मैंने जो नाम दिया है या जो एक टाइटल दिया है वो है द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो कैसे शुरू होता है, जिसके बैकग्राउंड को हम लोग पिछले मॉड्यूल के एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है वहां से देखने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे या हम पाते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वास्तव में इसका जो मुख्य उद्देश्य था स्थापना का वो था व्यापार करना। तो एक तरीके से यह विशुद्ध रूप से व्यापारिक कंपनी थी और इसको इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था और साथ ही साथ ये भी इसके उद्देश्य में शामिल था, क्योंकि इसके नाम में ही ईस्ट इंडिया लगा है तो ये पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के स्थापित की गई थी और विशेष तौर से भारत में इसने अपने व्यापार करने की शुरुआत की। तो हम देखें कि जो इसके प्रतिनिधि हैं, शुरुआती प्रतिनिधियों में से, जैसा कि एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लेक्चर में व्याख्यान में हमने देखा कि कैसे जो है वो हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आता है। हॉकिंस के बाद जिस व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए कंपनी के इतिहास में, उनका नाम है टॉमस रो। टॉमस रो हॉकिंस के बाद आते हैं और वो जहांगीर के कोर्ट में कंपनी के व्यापार के लिए अनुमति मांगते हैं कि उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो यहां हम देखते हैं कि कंपनी भारत में एक याचक के तौर पे दिखाई देती है, जिसके कर्मचारी भारत में आ रहे हैं और भारत चूंकि व्यापारिक रूप से एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी उस समय तक, जैसा कि हम लोगों ने 18वीं शताब्दी के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा कि कैसे भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है 20% के आसपास, और भारतीय वस्तुओं की मांग विदेशों में बहुत है, खास तौर से भारतीय सूती वस्त्र, भारतीय रेशमी वस्त्र,
भारतीय आभूषण जो कारीगरों के द्वारा बने हों, मलमल जो बनाया जाता है, जो रेशम का वस्त्र होता है, इसके साथ ही साथ जो है अगर हम देखें तो जो भारतीय मसाले हैं उनकी मांग विदेशों में बहुत थी। इस तरह के वस्तुओं के उत्पादन ने भारत को एक उत्पादक देश और यूरोपीय अर्थव्यवस्था को एक उपभोक्ता देश के रूप में स्थापित किया। और यूरोपीय जो साम्राज्यवादी देश हैं, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो या अंग्रेज जिनका भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब व्यापारिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही भारत आए थे। उनका कोई इरादा शासन करने का नहीं था आरंभिक काल में। तो हम देखें कि टॉमस रो निवेदन करते हैं जहांगीर से कि वो भारत में अंग्रेजों की जो कंपनी है उस कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान करें, और उनको अनुमति मिलती है। और इस तरह से 1516 के आसपास भारत के सूरत में पहला जो है अपना फैक्ट्री वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। तो 1815 से लेकर 1898 के बीच में अगर हम देखें व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से कंपनी का जो एक विकास है वो बहुत ही भारत में अच्छे गति से होता है। क्यों? क्योंकि वो सफल रहते हैं भारत में अलग अलग शासकों या अलग अलग क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियां खोलने में। हम लोग देखते हैं कैसे 1698 तक अगर हम देखें तो कंपनी ने भारत के प्रमुख जो व्यापारिक क्षेत्र थे वहां पे अपनी फैक्ट्रियां सेटअप करने में या स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। उसमें आगरा है, अहमदाबाद है, मुंबई है, भड़ौच है, कोलकाता है, बालासोर है, पटना है, हुगली है और मुर्शिदाबाद। इन जगहों पे कंपनी जो है अपनी फैक्ट्रियां खोलने में सफल रही, या धीरे धीरे वो अपनी फैक्ट्रियां खोल रही थी जिससे कि वो भारत में व्यापार को बढ़ा सके या भारतीय व्यापार से लाभ ले सके। इसी के साथ कंपनी ये भी देख रही है कि 18वीं शताब्दी में जो भारत की राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, जिसका वो आगे चल के अपने व्यापार के लिए फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और यही कारण था कि हम देखते हैं कि उसने भारतीय भूभाग को एक तरीके से अपने लिए खुला क्षेत्र, या अगर हम कहें एक ऐसी एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश की जिसको और दूसरे लोगों के द्वारा अधिकार न कर लिया जाए, यानी कि दूसरे यूरोपियंस के द्वारा। यही कारण है कि उस समय की एक दूसरी जो इसकी प्रतिस्पर्धी यूरोपीय कंपनी थी जिसका नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको इसने भारत से युद्ध करके बाहर हटाया, और उस युद्ध का नाम था कर्नाटिक वार। कर्नाटिक वार, कुल 3 कर्नाटक वार लड़े गए जिनमें कंपनी ने खास तौर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ा और भारतीय बाजार को अपने लिए एकाधिकार रूप से प्राप्त किया। तो धीरे धीरे कंपनी का व्यापार जो है बढ़ता चला जाएगा। इस बीच कंपनी क्या करेगी? जो क्षेत्रीय शासक हैं, जो स्थानीय शासक हैं, जो केंद्रीय शासक हैं, उनसे वो अपने लिए अलग अलग किस्म के फरमान, व्यापार में छूट और दूसरे तरह की सुविधाएं प्राप्त करना शुरू करेगी। यही कारण है कि वो अपनी उसका व्यापार इतना बढ़ता चला गया कि वो अपने लिए आगे चल के न केवल सेना बनाएगी बल्कि अपने लिए किलों का निर्माण करेगी और अपने व्यापार के क्षेत्र में भी वृद्धि करेगी, जिसके बारे में डिटेल में आप 5वां व्याख्यान देख सकते हैं जो पहले मॉड्यूल का है कि कंपनी किन किन क्षेत्रों में किन किन शासकों से किस किस तरह का लाभ प्राप्त कर रही है। इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम देखें 18वीं शताब्दी में भारत में क्या हो रहा था, इसका व्याख्यान भी आप 4थे व्याख्यान में बताया जा चुका है। इसमें हम मोटे तौर पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स को लेते हैं जिससे कि हम अपने इस व्याख्यान को समझ सकें या कंपनी की जो नीतियां हैं उसको समझने में आसानी हो। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने विखंडन की ओर था, और लेकिन इसके साथ ही साथ भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनका तेजी से उभार हो रहा था, जिनमें हैदराबाद है, बंगाल है, अवध है,
और वो क्षेत्रीय शक्तियां अपना तेजी से विकास करती हैं और साथ ही अपने यहाँ व्यापार, वाणिज्य और इसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि को वो प्राप्त करती हैं। इन्हीं में से अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, इन क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल साम्राज्य के ही अधीन रह के काम करना शुरू किया। इन्होंने मुगलों से ऐसा नहीं कि स्वतंत्र राज्य स्थापित किए, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे मुगल सत्ता से इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में विकसित किया और अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि नवाब शिप या नवाबी सत्ता का विकास हुआ, जैसे बंगाल में, जैसे अवध में, जैसे कर्नाटक में, हैदराबाद में निजामशिप उभरती है। तो बंगाल में इसी तरह की जो सत्ता थी जो 18वीं शताब्दी में अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, वो थी मुर्शीद कुली खां के एक तरीके से हम देखें नेतृत्व में उसकी शुरुआत होती है। मुर्शीद कुली खां जो है वो एक बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है 1717 में मुगल बादशाह के द्वारा। उसके बाद उसकी डेथ के बाद सुजाउद्दीन करके उसका उत्तराधिकारी हुआ, वो बंगाल का नवाब बना। उसके बाद 1727 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है और वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलीवर्दी खां के बाद ही जो अगला उसका उत्तराधिकारी होगा वो सिराजुद्दीन दौला होगा। तो मुख्य तौर पे अगर हम देखें अलीवर्दी खां ही वो व्यक्ति था जिसने वास्तव में मुगल साम्राज्य से अपने संबंध विच्छेद किए। जो मुगल साम्राज्य से संबंध विच्छेद करने का यहाँ तात्पर्य ये है, पहले से ही मुगल साम्राज्य कमजोर है, वो इन क्षेत्रों में शासन करने वाले शासकों पे केवल नाम मात्र का नियंत्रण रख रहा है, लेकिन शासक उस सत्ता का सम्मान करते हुए टाइम टू टाइम मुगल एम्परर को गिफ्ट दिया करते थे या उनको नजराना पेश करते थे। तो उसको जो है अलीवर्दी खान ने देने से मना कर दिया और उसने एक तरीके से मुगल सत्ता से अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता के तौर पे स्थापित किया। उसके बाद अलीवर्दी खान का यहाँ जो अगर हम देखें जो शासन काल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें इसी समय कंपनी धीरे धीरे बंगाल में अपना व्यापार जमा रही थी। दूसरे पश्चिम भारत में जो मराठा हैं वो भी तेजी से उत्तर भारतीय राजनीति में मराठा साम्राज्य का प्रभाव बढ़ रहा था, उनके आक्रमण बढ़ रहे थे और उसका भी एक भय था इन नवाबों को। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन के समय बहुत ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना ध्यान अपने आप को बचाने में भी लगाया। और इस संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फायदा उठा के इनसे जो है आगे अगर हम देखें तो व्यापारिक छूट प्राप्त करना शुरू करती है, मुख्य तौर पे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की डेथ 1756 में होती है और उसकी डेथ के बाद उनका जो नवासा है सिराजुद्दौला, वो जो है बंगाल का नवाब बनेगा, जिसके समय बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य। उसकी परिस्थितियों के विषय में भी हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें इस समय जो परिस्थितियां थी, जैसा कि हमने बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जो अपना पहला फैक्ट्री है वो 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित करती है और वो जो है बंगाल के जो उस समय के सूबेदार थे शाहजहां, उनके दूसरे पुत्र शाह शुजा से अनुमति पत्र प्राप्त करते हुए वो अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित करती है, जहां से वो उत्तर भारत में बंगाल पे अपने व्यापारिक नियंत्रण को स्थापित करने की कोशिश करती है। उसके कुछ समय पश्चात अगर आप देखें तो कंपनी को व्यापार करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड को अलाउ कर दिया जाता है बंगाल के नवाब के द्वारा, और केवल कहा जाता है कि आप 3000 रुपया मंथली दे के आप अपने व्यापार को इस बड़े भूभाग पे बिना कोई टैक्स दिए अतिरिक्त आप कर सकते हैं। उसके बाद 1698 ईस्वी आती है। 1698 में जो बंगाल के गवर्नर हैं उनका नाम है अजीमुन शाह, उन्होंने कंपनी को 3
महत्वपूर्ण गांवों की जमींदारी दी, जिनमें सूतानती, कालीघाट और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे और यही 3 गांव आगे चल के कलकत्ता शहर में विकसित होते हैं। इसी को बाद में कलकत्ता कहा गया। तो इन 3 गांवों को उन्होंने वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जमींदारी है वो जमींदारी दी। बदले में बहुत ही मामूली रकम कंपनी जो है वो नवाब को पे करती थी, वो था 1200 रुपए, और इसके बदले कंपनी जो है एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त कर लेती है। तो अगर हम देखें 1700 तक आते आते कंपनी के पास व्यापार करने के लिए उत्तर भारत में एक बड़ा भूभाग या बड़ा क्षेत्र था। दूसरी तरफ कंपनी दक्षिण में भी लड़ रही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ताकि वो दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करे। लेकिन वास्तव में कंपनी को जो सफलता मिलेगी वो उत्तर भारत में मिलेगी, ऐसा कंपनी ने कभी सोचा नहीं था। उत्तर भारत में स्थानीय परिस्थितियों का लाभ उठाते उठाते कंपनी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसी का फायदा कंपनी को आगे मिलता है। जैसे 1717 ईस्वी में जो लेटर मुगल बादशाह या उत्तरवर्ती मुगल बादशाह फारूक शियर जो है, उन्होंने कंपनी को परमिशन दिया कि वो जो है कोलकाता के आसपास न केवल अपना व्यापार का विस्तार कर सकती है, बल्कि उन क्षेत्रों में कोलकाता के समीप के क्षेत्रों में को वो अपने लिए लीज पे ले सकती है या उन क्षेत्रों को वो प्राप्त कर सकती है। इसके ही साथ साथ अगर हम देखें आगे चल के कंपनी ने बंगाल के नवाब से मराठों के आक्रमण के भय को दिखाते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि मराठों का जो आक्रमण है उससे उनके जो है व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है या उनका व्यापार सुरक्षित नहीं है। तो कंपनी ने स्थानीय स्तर पे न केवल सैनिकों की भर्ती करना शुरू किया और उसमें ज्यादातर जो सैनिक थे वो भारतीय थे, बल्कि दूसरी तरफ वो अपने कोठियों के आसपास एक खास किस्म की बाड़बंदी शुरू की, जो आगे चल के एक किलेबंदी का रूप लेगी, जिसको हम जानेंगे फोर्ट विलियम के तौर पे। तो फोर्ट विलियम जो आगे चल के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनता है कोलकाता में, वहां पे जो है कंपनी शुरुआती दौर में क्या बोलती है कि उसके व्यापार की सुरक्षा के दृष्टि से वहां जो उसकी फैक्ट्री है उसको 4 दीवारी बनाने की आवश्यकता है, वहां पे तोपों को रखने की आवश्यकता है, बंदूक लिए हुए सैनिकों को रखने की आवश्यकता है, और वो बंगाल के नवाब से ये परमिशन या अगर हम कहें अनुमति प्राप्त करने में सफल होती है। नवाब थे नवाब अलीवर्दी खां, ये वही नवाब है जो आगे चल के सिराजुद्दीन दौला इनके बाद नवाब बनेगा। तो अलीवर्दी खां के समय तक ही अगर हम देखें जो कंपनी की स्थिति है मुख्य तौर पे बंगाल में, वो धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगी थी और खास तौर से कंपनी जो है स्थानीय जो मामले हैं उन मामलों में एक तरीके से दिलचस्पी लेने लगी थी। लेकिन कंपनी का मुख्य जो एक उसके केंद्र बिंदु है सोचने का, वो ये था कि किसी भी तरीके से व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके उत्तर भारत में और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो कंपनी अधिकतम लाभ कैसे कमाएगी? कंपनी का अधिकतम लाभ कमाने का तरीका ये होगा कि वो भारत में जो आंतरिक व्यापार है और जो बाह्य व्यापार है, उन व्यापारों पे दी जाने वाली जो ड्यूटी है या अगर हम कहें जो कर देना पड़ता है चुंगी कर, उससे वो मुक्त हो जाए। और उससे मुक्त होने के लिए जरूरत यह है कि वो जो स्थानीय नवाब हैं उन नवाबों से वो क्या करे कि ड्यूटी फ्री कराए या उस तरह के पत्र प्राप्त करे, दस्खत जिसको बोलते हैं, जिससे कि वो दिखा के चुंगी कर मुक्त हो जाएगी, यानी वो पास की तरह काम करेगा और उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो अगर कंपनी को कर देना नहीं पड़ेगा तो उसको उसका व्यापार सस्ता होगा और वो जिस भी तरीके से चाहे उसको उस मूल्य में बेच के अधिकतम लाभ कमा सकती है, जो कंपनी पहले से ही कर रही थी। जैसा कि हमने पूर्व में अभी उल्लेख किया और बताया कि किस तरीके से जो कंपनी है वो कंपनी धीरे धीरे इसका फायदा उठा रही है अलग अलग नवाबों के समय से, जिसकी शुरुआत अगर हम देखें तो जहांगीर के समय से होती है कि उन्होंने कंपनी को अनुमति दी कि वो भारत में व्यापार कर सकती है और धीरे धीरे सूरत से लेके भारत के अलग अलग हिस्सों में, यानी दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में
और उत्तर पूर्व भारत में इन हिस्सों में कंपनी अपनी फैक्ट्रियों को न केवल स्थापित कर रही थी बल्कि स्थापना के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ा रही थी और साथ ही साथ व्यापार में भी छूट प्राप्त करती जा रही थी। तो ये कंपनी की बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है। खास तौर से कंपनी जब अलग अलग नवाबों के माध्यम से छूट प्राप्त कर रही है अपने व्यापार के लिए। आगे हम देखेंगे कि कंपनी कैसे सिराजुद्दीन दौला के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम बनेगी, क्योंकि कंपनी यह देख रही है कि विशेष तौर से जो बंगाल की परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां काफी दिलचस्प हैं। अगर वो अच्छा कंपनी का, जैसे हमने अभी आपको बताया कि कंपनी व्यापार में लाभ कहाँ कमाएगी, तो एक तो चुंगी कर से और दूसरा मुक्त होके, और दूसरा जो है वहां के जो स्थानीय शासक हैं उन शासकों का संरक्षण प्राप्त करके। तो वो संरक्षण कैसे प्राप्त होगा? वो संरक्षण वैसे प्राप्त होगा कि वो जो स्थानीय शासक हैं उन शासकों को या कंपनी समर्थन दे या वो शासक इनको समर्थन दे। लेकिन जो स्थानीय शासक इनका समर्थन नहीं देता, जाहिर सी बात है कि कंपनी के ऊपर वो टैक्स लगाएगा या कंपनी को व्यापार का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कंपनी वहां जो स्थानीय राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे थे उन षड्यंत्रों का हिस्सा बनना शुरू करती है या उसमें दिलचस्पी लेना शुरू करती है। अब हम देखें कैसे बैटल ऑफ प्लासी का जो बैकग्राउंड है, जो उसकी परिस्थितियां हैं, वो यहीं से शुरू होती है। प्लासी के युद्ध की अगर हम भूमिका देखें या कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे कंपनी की व्यापार में जो छूट प्राप्त करने के तरीके थे वो, और बंगाल के नवाब के द्वारा लगाया गया कंपनी पे अगर हम देखें नियंत्रण, वो कारण बनता है जिससे कंपनी एक तरीके से अपने लिए एक अवरोध के तौर पे देखती है। इसलिए वो चाहती है ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करना जो या तो उसका समर्थक हो या कंपनी स्वयं शासन को नियंत्रित करे। तो कंपनी तो समर्थक पैदा करे या ना करे, लेकिन कंपनी ने शासन नियंत्रण करना सीख लिया मुख्य तौर से प्लासी के युद्ध के बाद। तो कंपनी का मैंने बताया कि वो स्थानीय तौर पे काफी इंटरेस्ट लेना शुरू करती है और साथ ही साथ कंपनी जो है वो वहां अपने जो फोर्ट है, जैसे फोर्ट विलियम का हमने जिक्र किया, वहां पे बंगाल का नवाब जो उस समय सिराजुद्दीन दौला है बन जाते हैं 1756 ईस्वी में। तो जब वो नवाब बनते हैं तो उनके साथ जो षड्यंत्र करने वाले लोग थे उनमें से कई सारे ऐसे लोग थे, जैसे घसीटा बेगम का एक नाम आता है उनके गुट का, जो उन्हीं की रिलेटिव हैं। तो उसमें जो है उनके गुट के कई सारे लोगों को कंपनी संरक्षण देना शुरू करती है। ये बात सिराजुद्दीन दौला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और यही कारण है कि वो 15 जून 1756 को इसके प्रति उत्तर में कंपनी के का जो फोर्ट है उस फोर्ट पे एक छोटा सैनिक आक्रमण करते हैं, जिसमें कंपनी जो है सरेंडर कर देते हैं, वहां के जितने भी लोग हैं आत्मसमर्पण करते हैं। और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो फोर्ट विलियम को एक संदेश देते हैं कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, आप अपने व्यापार से मतलब रखें, और उन लोगों को पनिश करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बहुत दिलचस्प घटना है, जो घटना अगर हम देखें तो जिसको कहा गया है इतिहास में ब्लैक होल की घटना। अब ब्लैक होल की घटना का जिक्र जो उस समय का स्थानीय इतिहास लेखन है, जिसे सियारुल मुतखैरीन करके एक पुस्तक है, जिसमें जो सिराजुद्दीन दौला और बंगाल के उस समय के इतिहास के बारे में लिखा गया है, वो इसका उल्लेख नहीं करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो जो है उसका उल्लेख अलग अलग अंग्रेजी लेखक करते हैं, जिसको ब्लैक होल का नाम दिया गया। और ये कहा गया कि जो 15 जून 1956 का सिराजुद्दीन दौला का फोर्ट विलियम में आक्रमण करना था, वो आक्रमण एक बड़ा ही क्रूर आक्रमण साबित हुआ, क्रूर तरीके से किया गया, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। हम लोग देखेंगे कैसे। उसमें पहला यह है कि जब ये सब चीजें हो जाता है, मिलिट्री क्लैश के बाद जो डिस्प्यूट होता है, उसके बाद नवाब कोलकाता छोड़ के मुर्शिदाबाद अपने राजधानी चले जाते हैं और उसके बाद वहां का कलकत्ता का शासन मानिक चंद करके एक अधिकारी हैं स्थानीय, उनको वो सौंपते हैं। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग मोड़ आता है ब्लैक होल का। ब्लैक होल इस घटना के दौरान, इस मिलिट्री डिस्प्यूट के दौरान की वो घटना है जिसमें ये कहा गया
कि 146 जो अंग्रेज युद्ध बंदी थे, जिसमें स्त्री पुरुष और बच्चे भी थे, उन सबको एक बहुत ही छोटे कमरे में बंद कर दिया गया और उमस और गर्मी के चलते उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। और जब रात में के ह्यूमिडिटी के बाद, उमस के बाद जब वो सुबह दरवाजा खोला गया उस कमरे का, तो केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे, ऐसा अंग्रेज लेखक बोलते हैं। और इस तरह की थियरी कंपनी के द्वारा दी गई और विशेष तौर पे प्रचारित की गई, जिससे कि एक तो बंगाल में वो सिराजुद्दीन दौला के उस अटैक को एक क्रूर आक्रमण के तौर पे सिद्ध कर सके और इसका वो अपने लिए प्रचार करते हुए इंग्लैंड में अपने लिए समर्थन जोड़ सके। विशेष तौर से जो बंगाल में कंपनी कर रही थी, छोटे बड़े जो मिलिट्री डिस्प्यूट क्रिएट कर रही थी, उससे उसको समर्थन मिल जाए ताकि वो अपने उस आक्रमण को न्यायोचित ठहरा सके। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और इसीलिए इस जो घटना को, जो काल कोठरी में कई सारे लोगों की बंदियों की मृत्यु हुई थी, जिसका जिक्र अंग्रेज अधिकारी करते हैं, इसी को इतिहास में ब्लैक होल के घटना के नाम से जानते हैं, जो प्लासी के युद्ध से पहले की एक घटना मानी जाती है। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी? कंपनी के जब और दूसरे क्षेत्रों में उनके अधिकारियों को ये बात पता चली कि बंगाल में कंपनी के ऊपर अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ है, स्थानीय नवाब के द्वारा सैनिक कार्रवाई की गई है और उसमें कंपनी को नुकसान हुआ है, ऐसी परिस्थिति में मद्रास में जो, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कंपनी की फैक्ट्रियां मद्रास और मछलीपट्टनम में भी थी, मद्रास में जो कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव, क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से कुछ सैनिकों के ग्रुप को, समूह को यहाँ भेजा गया और वो जो है 14 दिसंबर को पहुंचते हैं बंगाल में। और बंगाल में पहुंचने के बाद वो जब इसके लिए क्वेरी करते हैं, तो जो मैंने बताया इससे पहले कि नवाब तो मुर्शिदाबाद चले गए, लेकिन कलकत्ता का जो शासन है वो मानिक चंद को दे के गए थे। मानिक चंद को अपनी तरफ अंग्रेज मिलाते हैं, मानिक चंद को वो घूस देते हैं, बदले में मानिक चंद कलकत्ता जो है अंग्रेजों को सौंप देता है। तो ये एक बहुत बड़ा अगर हम देखें घटनाक्रम होता है और इसके बाद से जो है प्लासी के युद्ध की अब तैयारी होगी। ऐसी परिस्थिति में क्लाइव और उसकी सेना के साथ जब ये बात पता चलती है नवाब को, तो नवाब एक संधि करता है जिसको अलीनगर की संधि कहा गया, जो सिराजुद्दीन दौला के द्वारा की गई अंग्रेजों के साथ फरवरी 1757 में, यानी प्लासी के युद्ध के ठीक पहले। अलीनगर कलकत्ता का ही एक नाम है, जो अब कलकत्ता है, पहले अलीनगर के नाम से जाना जाता था। तो वहां पे अलीनगर की संधि करते हैं सिराजुद्दीन दौला क्लाइव के साथ और उसमें क्लाइव को कई सारे विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मुख्य तौर पे जैसे उनको उनके पुराने व्यापारिक अधिकार वापस कर दिए गए, साथ ही साथ अंग्रेजों को यह भी कहा गया कि वो अपने जो किले हैं उसकी सुरक्षा वो कर सकती हैं। और एक तरीके से अगर हम देखें राजनीतिक तौर पे तो अंग्रेजों की एक बड़ी उपलब्धि थी। और यहीं से अंग्रेज, विशेष तौर से लॉर्ड क्लाइव, वो बंगाल की राजनीति को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करना शुरू करता है, जबकि वो देखता है कि बंगाल के ही जो नवाब के साथ काम करने वाले लोग हैं वो उसी के खिलाफ जा रहे हैं, उसी के साथ वो षड्यंत्र कर रहे हैं या उससे असंतुष्ट हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक षड्यंत्र को आगे बढ़ाता है और इस षड्यंत्र में कई लोग शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो लॉर्ड क्लाइव जो एक प्रमुख षड्यंत्रकारी है, वो चाहता है कि वो बंगाल पे अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करे। दूसरा यह है नवाब की जो सेना के सेनापति हैं, कमांडर है, जिसका नाम मीर जाफर है, वो मीर जाफर को अपनी तरफ करता है और उसको कई सारे ऑफर देने की कोशिश करता है। इसके साथ बंगाल के कई ऐसे नवाब हैं, माफ कीजिएगा, जो ऐसे बैंकर हैं, उन बैंकर को या बड़े बड़े साहूकारों को अपनी तरफ वो मिलाने की कोशिश करता है, जिनमें राय दुर्लभ, फिर अमीन चंद्र, जगत सेठ, ये बड़े बड़े जो है अमीर और पहुंच वाले लोग थे, नाम वाले, जिनके साथ मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया जाता है, जिससे कि बंगाल के नवाब को
नवाब सीट से हटा के और वहां पे कंपनी अपने पसंद का नवाब बनाए। और वो मीर जाफर को ये एक तरीके का प्रस्ताव देते हैं कि मीर जाफर यदि उनके इस षड्यंत्र में शामिल होता है तो मीर जाफर को दिया जाएगा बंगाल का नवाबशिप। तो यहाँ से चीजें शुरू होती हैं और ये कॉन्स्पिरेसी की पूरी भूमिका बन जाती है। अब इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वो फ्रांस की जो वहाँ की कॉलोनी है, जो चंद्रनगर में व्यापारिक केंद्र था, उसके ऊपर 1757 में आक्रमण करते हैं, जिससे कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला बहुत गुस्सा होते हैं और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तो ये जो युद्ध की घोषणा है ये 23 जून 1757 को की गई, जो मुर्शिदाबाद के समीप एक वहां से 22 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस के पास एक क्षेत्र है, प्लासी एक मैदान है। वहां पे ये युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था और जो नवाब की सेना है उस नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, जो पहले से ही अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। और सिराजुद्दीन दौला को अगर हम देखें तो एक तरीके से वो हटाने के षड्यंत्र में शामिल था। तो इन परिस्थितियों में सिराजुद्दीन दौला की जाहिर सी बात है कि सेना वो मीर जाफर के आदेश का पालन कर रही थी और एक छोटे से ही डिस्प्यूट में, जिसमें सैनिक मीर जाफर के आदेश के अनुसार वो युद्ध में निष्क्रिय खड़े रहते हैं और मीर जाफर पे ही अटैक होता है और एक कुछ उनके वफादार मीर जाफर के साथ जो है वो नहीं मिलते, वो प्रतिरोध करते हैं अंग्रेजों के साथ, लेकिन उनकी हत्या करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पहले जो सिराजुद्दीन दौला है वो युद्ध क्षेत्र से बाहर आते हैं और फिर उसके बाद उनको बंदी बनाया जाता है और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन होता है और प्लासी का छोटा सा जो युद्ध था, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक चला, प्लासी के उस छोटे युद्ध ने अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी नीति के का वो पर्दाफाश किया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय लोगों के साथ षड्यंत्र करके नवाब को अपनी तरफ मिलाए और इसका इनाम मीर जाफर को मिला। मीर जाफर जो है अब कंपनी की सहायता से बंगाल का नवाब बना। साथ ही साथ मीर जाफर को और एक महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो जो स्टेटस या अगर हम कह लें जो स्थिति थी वो प्राप्त हुई कि वो कंपनी की सहायता से बन रहा है और मीर जाफर को कंपनी भी कई सारा अगर हम देखें तो सहायता देती है। बदले में मीर जाफर कंपनी को 24 परगना की जमींदारी देता है और स्पेशली जो है क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पे 2,34,000 पाउंड वो गिफ्ट करता है। साथ ही साथ जो सैनिक उसमें इसकी सहायता दिए थे उनको 50 लाख रुपए अलग से दिए जाते हैं, नाविकों और सैनिकों को। इसके अलावा जितने भी बंगाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक केंद्र हैं या जो क्षेत्र हैं वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी को ये अधिकार दिया जाता है कि वो बिना कोई ड्यूटी चुकाए फ्री मुक्त व्यापार कर सकती है बंगाल में। और साथ ही साथ कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको भी ये काम दिया जाता है कि वो मुक्त व्यापार कर सकते हैं, अपने निजी व्यापार को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केवल और केवल यहाँ पे राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक तरीके से भी अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल होती है प्लासी के युद्ध के बाद, और उसको एक आत्मविश्वास मिलता है कि आगे चल के वो भारत में और दूसरे क्षेत्रों को विजित कर सकती है और इन क्षेत्रों पे वो आर्थिक नियंत्रण कर सकती है। और इस आर्थिक नियंत्रण ने भारत में आर्थिक शोषण को जन्म दिया, जिसको हम अगले व्याख्यानों में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम इसके आगे के जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।